नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामान्य ज्ञान के एक और वीडियो में। ये यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी और होमगार्ड, ये सभी के लिए सीरीज़ इस चैनल पे चल रही है, जो हर एक एग्जाम में आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 40 प्रश्न मैं बता चुका हूँ। इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे उनको भी देखिए। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी मैं आपको डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसको भी देखिए। छोटे छोटे वीडियोज़ होते हैं, आराम से आप पढ़ सकते हैं उससे। और इन सब की तैयारी आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से कर सकते हैं, मात्र 100 रुपये में। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, पूरा जितना पेपर में आना है। इतनी महंगी महंगी किताबें नहीं लेनी, टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो नोट्स, प्लस वहाँ पे वीडियो क्लासेस के साथ पढ़िए, आराम से तैयारी कर सकते हैं आप। आज का क्वेश्चन शुरू होने वाला है यहाँ से। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा में घटित हुई थी कहाँ? द इंडस्ट्रियल डिजास्टर फ्रॉम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री हैपेंड इन, है ना। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो आपदा आई थी कहाँ पे आई थी? हैदराबाद, भोपाल, पटना या नागपुर? अब आपको पता होगा ना, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। डेट भी आपको याद रखना, 3 दिसंबर 1984 को, है ना। ये डेट याद रखना, भारत के लिए बहुत ज़्यादा दुखद है। मतलब इसमें कितने सारे लाखों लोग मरे थे। ये यहाँ से मेथिल आइसोसाइनाइड जो गैस है, मेथिल आइसोसाइनाइड, ये गैस रिलीज़ हो गई थी, जहरीली गैस, जिससे बहुत लाखों लोग मरे थे 3 दिसंबर 1984 को, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल में। ठीक है, इसके बाद है, कह रहे हैं नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत तापमान कितना है? व्हाट इज द एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट इज मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर? तो मानव शरीर का औसतन नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? जैसे हम लोग हैं, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होगा? तो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा होगा 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो वो फ़ारेनहाइट की बात करें, अगर नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारी बॉडी में फ़ारेनहाइट में हो जाता है तो होता है 98.6 डिग्री। कितना होता है? 98.6 डिग्री। अब यही जब बढ़ जाता है ना, 100 डिग्री हो जाता है फ़ारेनहाइट में, तो हमें बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है ना। एफ से फ़ारेनहाइट, एफ से फीवर, ध्यान रखो। फीवर जो आप नापते हो ना, इसी फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। तो अगर सेल्सियस में पूछेगा 37 बता देना, फ़ारेनहाइट में पूछेगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो 98.6 बता देना। एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ा होगा ना, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में निकालना है, भी याद रख लो, पूछ सकता है। फिजिकल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। क्या फॉर्मूला है? फिजिकल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। भाई मान लो आपको 37 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको फ़ारेनहाइट में करना है, तो बस रख लो यहाँ फिजिकल टू 9/5 इंटू सी की वैल्यू कितनी? 37 प्लस 32। बस सॉल्व कर लो इसको, है ना। तो ये भी आता हो कई बार, क्या है, ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिया जाता है, लल्लू पंजू सवाल। फॉर्मूला नहीं आता होगा तो नहीं कर पाओगे, तो याद रखना है फिजिकल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है? बताइए, है ना। इनमें से कुंभ मेला फेस्टिवल कहाँ होता है? मथुरा, हरिद्वार, त्रिशूर या आपका कुंभकोणम? तो कुंभ आपको पता होगा भाई कहाँ कहाँ लगता है। इनमें से कहाँ लगता है? इनमें से सबसे पहले आप देखोगे हरिद्वार में लगेगा। कहाँ पे लगेगा? हरिद्वार में लगता है भाई, ठीक है, गंगा नदी के किनारे। एक कुंभ लगता है प्रयागराज में, संगम में, है ना, प्रयागराज में लगता है। ठीक, 2 हो गए। तीसरा कुंभ लगता है नासिक में, महाराष्ट्र में। कहाँ लगता है? नासिक में, महाराष्ट्र में। और चौथा लगता है उज्जैन में। चौथा कहाँ लगता है? उज्जैन में। अच्छा, अब नदियों की बात करें, नदी भी इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार में तो गंगा नदी हो गई, यहाँ भी गंगा यमुना सरस्वती हो गई आपकी, वही मतलब संगम। नासिक में जो लगता है ना, ये गोदावरी नदी पे लगता है। नासिक में कहाँ लगता है? गोदावरी नदी के तट पे। और उज्जैन की बात करें तो ये शिप्रा नदी के तट पे है ना, नर्मदा मत कर देना। उज्जैन में जो लगता है वो शिप्रा नदी के तट पे लगता है। ठीक है, याद रखना, ये सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द सर्वोदय प्लान इन 1950? तो ये जो सर्वोदय प्लान था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, जेपी नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जेपी नारायण के द्वारा। इसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, बीएसएफ का, स्काई लाइट इन्फेंट्री का, इंडियन एयरफोर्स का, या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड? तो सर्वक्ष सर्वोत्तम सुरक्षा, ये स्लोगन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। किसका? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। एयरफोर्स का क्या है भाई? टच द स्काई विथ ग्लोरी। क्या है? टच द स्काई विथ ग्लोरी, है ना, यानी गर्व से आकाश छुओ, गर्व से आसमान छुओ। ठीक है, और बीएसएफ का क्या है? मृत्यु तक कर्तव्य, मृत्यु तक कर्तव्य, है ना। मूर्ति कह रहा हूँ, मृत्यु तक कर्तव्य, यानी ड्यूटी ऑन टू डेथ, ड्यूटी ऑन टू डेथ। इसके बाद वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है कौन जारी करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट,
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एमनेस्टी इंटरनेशनल या इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। वैश्विक आतंकवादी सूचकांक को जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये इसको जारी किया जाता है, देखो आतंकवाद जो है ये क्या करता है भाई, जो शांति है उसको भंग करता है, तो ऐसे ही समझ लो। पीस मतलब क्या होता है? शांति, है ना। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, ऐसे लिंक कर लेना। आतंकवाद शांति व्यवस्था भंग करता है, इसलिए पीस जो है वही इसको जारी करता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है भाई? हु अमंग द फॉलोइंग इज द पायनियर ऑफ भूदान मूवमेंट? महात्मा गांधी, अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद या विनोबा भावे? तो भूदान मूवमेंट किसने चलाया था? अब ये आपको पता हो, देखिए चलाया था विनोबा भावे जी ने 1951 में, है ना, आज़ादी के बाद। यही था कि भाई पहले तो आप जानते हो रजवाड़े जमींदार, उनके पास पूरा पूरा गांव होता था, तो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो गरीबों को अपनी ज़मीन दान दे, इसलिए भूदान आंदोलन चला था। तेलंगाना से इसकी शुरुआत हुई थी, है ना, तेलंगाना से इस भूदान मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, ठीक है। उद्देश्य यही था भाई, जिनके पास भूमि नहीं उनको भूमि दी जाए, याद रखिएगा इसको। इसके बाद है किस विटामिन की कमी के कारण रक्त अल्पता रोग यानी एनीमिया हो जाता है भाई, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसीज कॉज एनीमिया टू ह्यूमन? तो विटामिन से सवाल तो निश्चित ही है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे विटामिन B6 जो है, विटामिन B6 इसकी कमी से जो है एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। और इसका नाम क्या है भाई, ये भी पूछ सकता है आपसे कि विटामिन B6 का नाम बता दो, तो मुंह खोल दो यार नहीं पता सर। तो इसका नाम याद रख लो, पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? PYRIDOXI, यानी पायरिडॉक्सिन इसका नाम होता है, ठीक है। जैसे B1 है, B1 की कमी से थायमीन रोग हो जाता है, मतलब थायमीन इसका नाम है, माफ़ कीजिएगा, थायमीन इसका नाम है, इसकी कमी से बेरी बेरी, कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो कोई कांटा चुभ जाएगा, वही वाला, है ना। तो B1 का बेरी बेरी है, थायमीन इसका नाम है। B6 से पायरो मतलब एनीमिया होता है, पायरोडॉक्सिन इसका नाम हो जाएगा। और साइनोकोबैलामिन बोलते हैं इसको, B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबैलामिन। नाम थोड़ा देख लेना, स्पेलिंग साइनोकोबैलामिन है ना। इसकी वजह से परनीसियस एनीमिया हो जाती है, यानी बात करें अगर परनीसियस एनीमिया मतलब इसमें भी कह सकते हो रक्त अल्पता ही होती है, पर और ज़्यादा कम हो जाती है ना। तो ये भी आंसर यहाँ पे ठीक हो सकता है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। और विटामिन B2 की कमी से अगर देखें हम लोग, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होगा आपका? तो राइबोफ्लेविन इसका नाम होता है, राइबोफ्लेविन, है ना। ग्लोस्टिस हो जाता है इसकी वजह से। फिर है आयकर, एक है क्या? द इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स प्रोफेशनल टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, यानी वृत्ति कर, प्रत्यक्ष कर, सेवा कर या अप्रत्यक्ष कर। तो क्या है भाई ये? तो ये है आपका इनकम टैक्स। क्या आप कमाते हो तो आप ही से तो लिया जाएगा, तो प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। और जैसे GST वगैरह जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना, जो उत्पादित कर रहा है उससे नहीं, जो खरीद रहा है उससे लिया जा रहा है, फाइनल आउटपुट पे लिया जाता है। भाई आप मोबाइल खरीदते हो, GST पे करते हो कि नहीं करते हो ना। तो ये चीज़, और मोबाइल को बनाया किसी और ने, पर कमाया आपने और आप ही से लिया, तो ये डायरेक्ट टैक्स। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? वन निबल कंसिस्ट हाउ मेनी बिट्स? तो ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। जैसे निबल है ना, ध्यान रखना, इससे सवाल पूछ लेता। निबल है, फिर ऐसे लिख लिया करो, बाइट है, फिर मेगाबाइट जिसको क्या बोलते हैं MB, फिर गीगाबाइट जिसको GB आप बोलते हो, फिर टेराबाइट यानी TB है। अब एक निबल में आप देखेंगे 4 बिट्स होते हैं। एक निबल में कितने होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। और एक बाइट की बात करें तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। और एक MB की बात कर लें अगर, MB से पहले भी एक देखो KB होता है ना, किलो बाइट जिसको बोलते हैं। एक KB में 1024 बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। और एक MB की बात करें, ये देखो बिट्स हैं वो बाइट्स हैं, दोनों में अंतर है ना। एक निबल में 4 बिट्स, एक निबल में 4 बिट्स, और एक बाइट में 8 बिट्स, एक बाइट में 8 बिट्स। एक KB में 1024 बाइट होते हैं, 1024 बाइट। और ऐसे ही एक MB की बात करें तो उसमें 1024 KB हो जाएगा एक MB में। और एक GB की बात करें तो उसमें 1024 क्या हो जाएगा? MB हो जाएगा। एक TB की बात करें इसमें 1024 GB हो जाएगा, है ना। बस ऐसे देखो ऊपर चलता जाता, TB है तो GB, GB है तो MB, MB है तो इधर वाला KB, है ना। इनसे सवाल पूछ लेता है, याद जरूर रखना इसको। तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें करा रहा हूँ एग्जाम में आपको। कांस्टेबल के तो अभी वैकेंसी नहीं आई, नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। होमगार्ड की आ चुकी है, SI की चली रही है, NTPC की अब फॉर्म भरी चुके हैं। तो पढ़ते रहो ऐसे, थोड़ा थोड़ा सब कुछ कवर हो जाएगा। बाकी और ज़्यादा पढ़ना है तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे आपको ये डिटेल में और ज़्यादा लंबी क्लासेस मिल जाएंगी। जितनी देखनी है सब पढ़ी हुई हैं, देखते जाओ, नोट्स भी हैं, पढ़ते जाओ, ठीक है।